साइंस एग्जाम एक ऐसा एग्जाम जिसमें बच्चे पढ़ते तो बहुत अच्छे से हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं। वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीवाईक्यू का पता ही ना होना। यस, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन द केस ऑफ साइंस एग्जाम एंड आई एम हियर फॉर यू। आई नो आप सभी बच्चों को एमसीक्यू सॉल्व करते हुए साथ में असर्शन रीजन सॉल्व करते हुए, यानी कि 1 मार्कर जो आपके सेक्शन है जिससे आपको सीधा 9 से 11 नंबर मिल सकते हैं, वो वाले सेक्शन को आज हम कवर करने वाले हैं स्पेसिफिकली फॉर योर बायोलॉजी। हेलो 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 एवरीवन, आई एम आस्था, योर बायोलॉजी टीचर, योर बायोलॉजी मेंटर, और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए 1 मार्कर क्वेश्चन सीरीज। यस, इस 1 मार्कर में हमें क्या करना है, हमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है बायोलॉजी के। पीवाईक्यू क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्वड है। आल्सो आई टेल यू कि और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा कैसे हमको आंसर करना है, एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर योर 1 मार्कर कंफर्म मार्क्स इन योर साइंस एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका 2025 का क्वेश्चन था। अब यार क्या करा है, 2025 में ना सिर्फ एक सेट नहीं आता है, बहुत सारे सेट्स आते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन ग्रैब करे, नॉट ओनली फ्रॉम 1 सेट, क्योंकि अलग अलग सेट्स में अलग अलग क्वेश्चन है। हो सकता है कोई इजी लगे, कोई टफ लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है सिक्रीशन ऑफ लेस सलाइवा। सच अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यार अगर देखिए यार, मैं पहले ही बता देती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी आपके एंजाइम हैं, चाहे सलाइवरी एमाइलेज हो, पेप्सिन हो, ट्रिप्सिन हो, है ना, या फिर मैं कहूँ आपका लाइपेज हो, हर एक पे से HCl हो, HCl इट्स एसिड जो आपका बेसिकली जर्म्स वगैरह को मारता है। जितने भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग चीजें हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, चाहे 1 मार्कर चाहे 2 मार्कर, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे इवन 4-5 मार्कर्स में भी, 5 मार्कर में भी आने लग गया है आजकल। तो यार मेक श्योर करें उसको तो घोट के पी जाना तुम, ठीक है। चलो आओ। तो अगर पूछा है सलाइवा का सिक्रीशन कम है माउथ में तो क्या होगा, यार आप सभी को पता है बच्चे कि जो सलाइवा होता है उसके पास कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है ना। भाई सलाइवा के पास कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज बेटा क्या करता है, ये स्टार्च को तोड़ देता है, ये शुगर को तोड़ देता है। स्टार्च लिख देती हूँ या फिर लिखूं कॉम्प्लेक्स शुगर, एक ही बात है बेटा। बड़ी बड़ी शुगर को, भैंसी शुगर को छोटी छोटी शुगर में तोड़ देगा, यही काम कर रहा है। सो इट ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। यही करता है बेटा, ये करता है कि नहीं, है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, सलाइवा कम है। देखना बेटा, क्वेश्चन में क्या है, सलाइवा कम है। सलाइवा कम है तो सलाइवरी अमाइलेज भी कम होगा, और अगर सलाइवरी अमाइलेज कम है तो ये ब्रेकडाउन भी बेटा कम होगा, ये ब्रेकडाउन भी बेटा कम होगा। तो अब देखते हैं बेटा, प्रोटीन का कोई लेना देना नहीं है, इसका फैट का कोई लेना देना नहीं है। यस, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर विल बी अफेक्टेड। क्या अफेक्ट होगा, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 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 ही करेक्ट आंसर है, इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए साइंस में इतने टफ एमसीक्यू नहीं आते हैं, थोड़ा ना बेसिक अपने दिमाग में समय लगा लेना सोचने के लिए, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में गलत टिक मत कर देना, ठीक है। लुक केयरफुली फॉर ऑल द ऑप्शंस, ये सबसे बेसिक आइडिया है। कभी कभी हमें लगता है अरे ये वाला तो हमको क्वेश्चन समझ आ गया, हमने देखा पहला ऑप्शन यही आंसर लग रहा है, टिक कर दो। तुम्हें लग रहा है ना पहला ही आंसर है, फिर भी सारे ऑप्शंस रीड करना मस्ट है। रीड ऑल ऑप्शंस एनी केस में। और अगर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है वर्ड्स लाइक नॉट, एक्सेप्ट, ट्रू, फॉल्स, है ना, उसको अंडरलाइन कर लो कि भाई सही स्टेटमेंट बतानी है या गलत बतानी है। कभी कभी ना लिख देंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेप्ट, तुमने एक्सेप्ट देखा नहीं, जल्दबाजी में आंसर टिक कर दिया। तो जहां ऊल जलूल अटपटंगे वर्ड तुम्हें दिख जाए ना, उनको वही ना अंडरलाइन कर देना कि अच्छा मुझे ये ढूंढ के बताना है इसमें, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट, the plant hormone whose concentration stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from the light। ये हमको नहीं पता है भाई, ये कहाँ से लाइन आ गई है। आई एम रियली सॉरी फॉर दीज लाइन्स, इनको हम थोड़ा सा अवॉइड करते हुए, है ना यार। कभी कभी क्या होता है कि बेफालतू में आई हैव मेड दिस पीपीटी विद ऑल माई एफर्ट, विद ऑल माई लव, जो तुमको दिख भी रहा होगा,
है ना, बहुत अतरंगी करने की कोशिश की है, बट आई डोंट नो ये लाइंस क्यों आ गए। ये कट नहीं है बेटा, दिस इज नॉट अ कट, ये कट नहीं है, ये सिर्फ लाइंस आ गए। आई एम सॉरी, आई मेक श्योर कि लाइंस अगली बार ना आए। आई डोंट नो हाउ दे केम। एनीवेज, चलिए, अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो बता देना, तुम लोग मुझसे ज्यादा टेक सेवी हो। ठीक है, तो द प्लांट हार्मोन हुज कंसंट्रेशन, अच्छा, अवे फ्रॉम द लाइट, यानी बेटा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं। आपको पता है बेटा, लाइट एक तरफ से आती है, लाइट कम फ्रॉम वन साइड। अगर एक तरफ से लाइट आ रही है और ये आपका शूट है, तो एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन, जो प्लांट के टिप पे होता है, जो प्लांट के टिप पे होता है, लेकिन वो मूव कर जाता है टुवर्ड्स द शेडी साइड, ताकि शेडी साइड पे ज्यादा ग्रोथ हो और प्लांट उल्टी तरफ को बेंड हो जाए। जस्ट इमेजिन, अगर इस साइड पे ज्यादा ग्रोथ है, उस साइड ही बेंड होगा ना, उल्टी तरफ ही बेंड होगा। जस्ट इमेजिन, इस साइड पे मैं ग्रोथ दिखाई जा रही हूँ, दिखाई जा रही हूँ, दिखाई जा रही हूँ, तो ऐसे ही बेंड होगा। तो अगर इस साइड ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा, इस तरफ बेंड हो जाएगा, यानी लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। तो बेटा कौन से हार्मोन की बात हो रही है जो कि शेडी साइड पे जाता है, उस साइड की सेल ग्रोथ करवाता है, वो होता है ऑक्सिन। तो आंसर शुड बी ऑक्सिन। क्लियर है सभी बच्चों को? डन। चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हमको क्या बताना है, करेक्ट या ट्रू स्टेटमेंट बताना है बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। अब आपको पता है यार, बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसा फ्लावर होता है, जिसमें मेल पार्ट भी होता है, एंड बाइसेक्सुअल, बाय मींस टू, सेक्सुअल मींस सेक्सुअल ऑर्गन, यानी कि दोनों सेक्सुअल ऑर्गन है, मेल सेक्सुअल पार्ट भी है एंड फीमेल सेक्सुअल पार्ट भी है ना, यानी कि बेटा स्टेमन भी है एंड पिस्टल या फिर मैं कहूँ कार्पेल भी है, दोनों पार्ट्स है। लेट्स हैव अ लुक एट इट, क्या ऑप्शन में दिया है। चलो, they possess both stamen and carpel. Yes, stamen means male part, pistil means female part. They possess either, या तो ये होगा या तो ये होगा, वो तो यूनिसेक्सुअल में होता है, गलत बात है। ठीक है, they exhibit either self pollination और क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये देखिएगा यार, ऑब्वियसली क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, दैट इज pollen grain from anther to stigma। क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है? सेल्फ का मतलब है सेम फूल में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। बट बेटा क्रॉस भी तो हो सकती है, दूसरे फूल से, दूसरे पौधे के फूल से भी तो pollen grain आके गिर सकते हैं, क्रॉस भी हो सकती है। तो ये वाली बात भी सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज ऑल्सो राइट। दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स ऑन देयर ओन। बेटा फ्रूट किस पार्ट से बनता है? ओवरी से, ओवरी फ्रूट में बनाती है, और ओवरी कहाँ होती है बेटा? फीमेल के पास। क्या इसके पास फीमेल पार्ट नहीं है? है, फीमेल पार्ट है, तो बेटा वो फीमेल के पास ओवरी होगी, ओवरी होगी तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा भाई, क्यों नहीं बना पाएगा? गलत बात है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही दोनों सही है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर? क्लियर क्यों सही है, आपको समझ आ रहा है ना यार? ठीक है, चले आगे, लेट्स मूव टू द पीवाईक्यू क्वेश्चन। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। बेटा बेटा ये क्वेश्चन मैं जितना कहूं ना, जितना कहूं उतना कम होगा इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। हर साल एवरी सिंगल टाइम ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आता ही आता है। घोट के पी जाना पूरा का पूरा आपका जो रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे। एक पाथवे दिया है जिसमें ग्लूकोज टूटा है पायरुवेट में और एनर्जी में, और फिर लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ठीक है, तो बेसिकली हमसे पूछा गया है कि भाई पहले तो लोकेशन क्या है। देखिए ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटना आप सबको पता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो जहां माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है वो तो हमारा पहले ही गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं हो सकता आंसर। आंसर होगा बीसीडी। आगे देखते हैं, तो लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? हमारी मसल्स में। जिस दिन तुमने डिसाइड किया है कि तुम अपनी सारी मसलें बना दोगे, तुम्हारे सिक्स पैक एब्स होंगे, तुमने करी बहुत ही स्ट्रेनियस विगरस एक्सरसाइज, तबाही मचा दी, उस केस में क्या होगा? ऑक्सीजन का लैक होता है, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होती है, एंड आपकी मसल्स में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड, जिसकी एक्यूमुलेशन से क्रैम्प्स होते हैं, दर्द टाइप फील होता है। ठीक है, तो अब यार इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन रिच नहीं भाई, ऑक्सीजन की तो कमी हो जाती है। ईस्ट में नहीं भाई, देखो ईस्ट में तो इथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। साइटोप्लाज्म बात सही है। ऑक्सीजन डेफिशिएंट, ये जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे मसल सेल्स में। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है।
आई होप आप सभी को क्लियर है कि क्यों हमने डी ऑप्शन चूज किया है। हर साल क्वेश्चन आता है, घोट के पीजना इस टॉपिक को, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन को, ठीक है। चलो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय, अगर सिंपल सी बात है यार, मान लो ये आपका गार्ड सेल है, ठीक है। अगर गार्ड सेल में पानी एंटर करता है, तो गार्ड सेल को इमेजिन करना है हमेशा गुब्बारे की तरह। तो मान लो ये बलून है, गार्ड सेल किडनी शेप के गुब्बारे हैं, जैसे बेटा ऐसे सुस्तेले से पड़े हुए हैं। जैसे इसमें पानी घुसेगा, आप देख रहे हो कैसे हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे और पोर हो जाएगा ओपन, यू कैन सी द पोर इज ओपन। लेकिन जैसे ही गार्ड सेल से पानी निकलेगा, आपके गार्ड सेल श्रिंक करेंगे एंड पोर क्लोज दिख रहा है। जैसे गार्ड सेल में पानी एंटर किया, गार्ड सेल स्वेल हो गए, पोर ओपन हो गया। ये ट्रिक हमेशा याद रखना। तो बेटा किससे रेगुलेटेड है बेटा, अमाउंट ऑफ वाटर इन द गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल में पानी है तो गार्ड सेल स्वेल होंगे और पोर ओपन हो जाएगा। अगर गार्ड सेल में पानी नहीं है, वाटर लूज कर रहा है, गार्ड सेल श्रिंक होंगे और पोर क्लोज हो जाएगा। तो यही बात हमको यहाँ बतानी थी बच्चा पार्टी। क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना क्या कह रही हूँ। चलो ओके, नेक्स्ट आपको, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन। आपको कोई भी रैंडम इमेज दे सकते हैं एनसीईआरटी से। अब आपको लग रहा होगा ये इमेज, इस पे भी क्वेश्चन आता है। बिल्कुल, तुम्हें कोई थकेली से थकेली, लल्लू से लल्लू, पप्पू से पप्पू, तुम्हें इमेज दिखे ना एनसीईआरटी में, तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, है ना। प्लीज फिक्स एवरी सिंगल इमेज इन योर माइंड। बेशक ड्रॉ करने को नहीं दे देंगे तो उस पे वो कहेंगे भाई येलो एक इमेज है, इससे ये क्वेश्चन बता दो। इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और आपको पता है अब तो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। प्लीज 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 एवरी सिंगल इमेज ऑफ योर एनसीईआरटी दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो देख ले, इतनी बोल दिया मैम ने। बेटा आपको दो फिगर दी हुई है ए और बी की, आपका छुई मुई पौधा है, टच मी नॉट पौधा है ना। वो कह रहे हैं जब उसको टच किया तो उसके लीव्स फोल्ड हो गए, आपने टच किया लीव्स फोल्ड हो गई, वो किसकी वजह से हुआ है। अब यार क्या ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, यहाँ पे कोई ग्रोथ इन्वॉल्व है, क्या ये ऑक्सीजन की वजह से होता है, नहीं। ये कैसी मूवमेंट है बेटा, छुई मुई वाली जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। बेटा अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं आता है, दिक्कत हो रही है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में लाइक 1 से 2 घंटे के अंदर सारे एवरी सिंगल चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी, राइट फ्रॉम लाइफ प्रोसेस टिल आवर एनवायरमेंट, एवरी सिंगल चैप्टर मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। यू कैन गो चेक इट आउट। उसमें कुछ PYQ क्वेश्चंस भी मैंने साथ में सॉल्व करवाए हैं। तो अगर किसी भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है आपको, तो यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट। तो मैंने अच्छे से पढ़ाया है कि नास्टिक मूवमेंट है, और ये नास्टिक मूवमेंट किसकी वजह से होती है, वाटर के आने जाने की वजह से, वाटर के गेन एंड वाटर के लॉस की वजह से। वाटर का एंट्री होता है तो लीव्स बिल्कुल खुल जाती हैं, यानी कि बिल्कुल ओपन हो जाती है, और जैसे ही वाटर का लॉस होता है लीव्स ऐसे मुरझा जाती है, ड्रूप डाउन करती हैं, फोल्ड करती हैं। वाटर एंटर तो मस्त कड़क लीव्स, अगर वाटर चला गया तो लीव्स ड्रॉप डाउन या फिर फोल्ड डाउन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, क्या हार्मोन्स का कोई लेना देना है, क्या टेम्परेचर का कोई लेना देना है, वाटर, यस बेटा। फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्या, खेल चल रहा है क्या यहाँ पे, कौन सी फिजिक्स घुसा रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनको ये ऑप्शन देते हुए इसे शर्म नहीं आई PIQ में कि वो ये दे देते हैं। नहीं भाई, कोई फिजिक्स नहीं लगानी। और अब तो यार बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के सेक्शन अलग आ रहे हैं, है ना। कोई फिजिक्स मत लगाने बैठना यहाँ पे, अपना वाटर की वजह से है ये। चलो, ब्रायोफाइलम प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट थ्रू, आपने ये डायग्राम अपनी एनसीईआरटी में देखा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, है ना। ज्यादा कुछ नहीं लिखा है इस डायग्राम के बारे में, एक आधी लाइन लिखी हुई है, एक डायग्राम इमेज बना दी है, ऐसी पत्ती दे दी, और इसके कॉर्नर्स पे ना ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट बना दिए। जो लीव्स का मार्जिन है ना, जो लीफ का नॉच है, इसके मार्जिन पे छोटे छोटे आपको बेबी प्लांट दे दिए हैं। ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है लीव्स के थ्रू। तो जब लीफ के थ्रू एक न्यू बेबी पौधा बनता है तो हम उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स बोलते हैं। तो बेटा ब्रायोफाइलम प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट थ्रू, देखना प्लांट के टिप पे कोई बर्ड होती है, नहीं, बर्ड्स होती है इन द नॉचेस ऑफ द लीफ। याद रखना, कोई भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, चाहे वो रूट का है, चाहे स्टेम का है, चाहे वो लीफ का है, हमेशा एक पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं बर्ड्स। बर्ड, ये बर्ड क्या होता है बेटा, कॉम्प्रेस शूट होता है, इसके पास कैपेसिटी है कि इससे नया पौधा बन सकता है। तो यहाँ पे ना
कॉर्नर पे यानी कि नॉचेस पे यानी कि मार्जिन पे आपके बर्ड्स होते हैं, और यही बर्ड्स जब स्प्राउट होंगे तो आपका नया पौधा आ जाता है। तो आंसर क्या होगा? वेजिटेटिव बर्ड्स हैं जो कि नॉचेस ऑफ द लीफ। वेजिटेटिव है क्योंकि बेटा ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज एक्चुअली फ्लावर, है ना, ये थोड़ी होता है, लीफ स्टेम रूट थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? Identify from the following a group containing all non-biodegradable substances. Non-biodegradable यानी बेटा जिसको बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। अब बेटा वो जनरली क्या होती है जो लिविंग चीजों से ऑब्टेन नहीं होती है। अगर कोई भी चीज आप लिविंग चीजों से, लेट्स से पौधे से या फिर एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं ना, वो टूट जाएंगी, वो डिकम्पोज हो सकती है, उनको बैक्टीरिया फंगस तोड़ सकता है, लेकिन प्लास्टिक, डीडीटी इन सबको नहीं तोड़ सकता है। अब देखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिकैप दे रही हूँ ताकि तुमको याद आए कि कॉन्सेप्ट में था क्या, है ना, अंधाधुंध आंसर नहीं करेंगे। देखिए लेदर सामने दिख गया, मैंने तो यही कांटा मार दिया, लेदर तो हमें एनिमल से मिलता है, गड़बड़। कॉटन, जैसे कॉटन दिखा यही मैंने कांटा मार दिया, बेटा वुड भी प्लांट से मिलता है हमें। डीडीटी यस पेस्टिसाइड है, बायोमैग्निफिकेशन के रिस्पॉन्सिबल है, याद आ रहा होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पॉलिएस्टर नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ग्लास नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगेन बेटा लेदर, सिल्क, वूल ये तो सब एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों हमारे आंसर है फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर है? चलो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, असर्शन रीजन आ गया है फाइनली। एनिमल्स will not get energy if they eat coal as food. बेटा अगर आप कोल को खा लोगे खाने के तौर पे तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई, तुम्हारी बॉडी इसको तोड़ ही नहीं पाएगी, इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, तो एनर्जी कैसे लेगी? ठीक है बेटा, आप कोई भी खाना खाते हो, लेट्स से आप एप्पल खा रहे हो, तो आपका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? उसको तोड़ना शुरू करता है, उसके अंदर स्टार्च होगा, बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स शुगर होगी। आप चावल खा रहे हो, दाल चावल खा रहे हो, उसमें प्रोटीन है, उसमें कॉम्प्लेक्स शुगर है, बॉडी क्या करेगी? उसको तोड़ा फोड़ी करेगी, ग्लूकोज बनाएगी, अमाइनो एसिड बनाएगी, एंड अल्टीमेटली हम उनसे एनर्जी अपनी डिराइव कर सकते हैं। भाई कोल से कैसे एनर्जी लेगी? बॉडी इसको तोड़ ही नहीं पाएगा, तो एनर्जी कैसे लेगा? लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो क्या पहली स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा? स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, जैसे बेटा अमाइलेज चाहिए होता है स्टार्च को तोड़ने के लिए, पेप्सिन चाहिए होता है प्रोटीन को तोड़ने के लिए, लाइपेज चाहिए होता है फैट को तोड़ने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। क्या बेटा पहली स्टेटमेंट का रीजन आपको सेकंड में मिल रहा है? अगर पहली स्टेटमेंट के बाद आप बिकॉज लगाते हैं, ड्यू टू लगाते हैं, तो क्या आपको सेकंड स्टेटमेंट मिल रही है? देखिएगा बेटा, एनिमल्स विल नॉट गेट एनर्जी इफ दे कंज्यूम कोल एज फूड बिकॉज स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड। बिल्कुल यार, हमें क्यों कोल से एनर्जी नहीं मिलती? क्योंकि हमारे पास एंजाइम्स ही नहीं है जो उसको तोड़े। तो पहली स्टेटमेंट का आंसर, क्योंकि सेकंड में मिल रहा है, हम आंसर क्या मार्क करेंगे? 1। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, अगर आपको पहली स्टेटमेंट ही लेट्स से फॉल्स मिल जाती, लेट्स से पहली स्टेटमेंट गलत है, जस्ट इमेजिन कर लो, तो बेटा सेकंड स्टेटमेंट में मत जाओ, सीधा यहाँ डी पे जाओ और उसे टिक कर दो, क्योंकि सिर्फ डी ही है जिसमें असर्शन फॉल्स होता है। तो as soon as you find first statement is false and you are sure about it, just go and mark option number D. Do not waste time. यहाँ false दिखते ही सीधा फोर्थ स्टेटमेंट पे पहुंच जाना, ठीक है बच्चा पार्टी? चले, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सारे पिछले सालों के क्वेश्चन है, तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते, इजी आते हैं। चलो, द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कंट्रोलिंग इनवॉलंटरी एक्शन सच एज सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। बेटा सारे जो इनवॉलंटरी एक्शन है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, आपके फूड की मूवमेंट, वॉमिटिंग है ना, ब्लड प्रेशर, ये सब, सलाइवेशन, ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। मेड्यूला कहाँ है बेटा? मेड्यूला ये रहा, मेड्यूला। डन। चले, पोस्चर एंड बैलेंस कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। पोस्चर एंड बैलेंस, सेरिबेलम, वो भी हिंड ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। चलो अगेन बेटा, ये जो था ना ब्रेन, ब्रेन के अलग अलग पार्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं,
ब्रेन का पूरा बेटा, फोर ब्रेन हो चाहे हिंड ब्रेन हो, है ना, हर पे, चाहे सेरिब्रम हो, सेरिबेलम हो, चाहे मेड्यूला हो, हाइपोथैलेमस हो, हर एक पे क्वेश्चन बनता है। अगर आपको देखना है, मैंने एक ही पेज पे अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वन शॉट में पूरा समराइज कर दिया, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, हर एक चीज पे क्वेश्चन बने हुए हैं, 1 मार्कर भी, 2 मार्कर भी। लिख देंगे कि ये फंक्शन कौन करता है। प्लीज प्लीज, आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज उसको देखना। ठीक है, चलो। The plant hormone present in greater concentration in the areas of rapidly dividing cells। बेटा दो चीज आपको यहाँ पे देखनी है, एक की प्लांट हार्मोन है, दूसरा आपको देखना है कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। बेटा जब भी C फॉर सेल डिवीजन, C फॉर साइटोकाइनिन, जब भी तुम्हें दिख जाए साइटोकाइनिन है, वो सेल डिवीजन करवाता है। जैसे ही देखिए सेल डिवीजन वाला हार्मोन है, वो हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। आंख बंद करके सीधा आंसर। बेटा प्लांट हार्मोन अगेन एक ऐसा टॉपिक है, आपने देखा अलग अलग सेट में अलग अलग प्लांट हार्मोन के क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होते हैं। हर प्लांट हार्मोन के ज्यादा फंक्शन नहीं है, एक एक लाइन के ही है, आपको वो देख लेना है, फिक्स कर लो। जैसे ऑक्सिन का क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट करवाता है, सेल ग्रोथ करवाता है। जिब्रेलिन स्टेम की इलोंगेशन करवाता है। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है ना, और इनहिबिट करता है ग्रोथ को। साइटोकाइनिन सेल डिविजन करवाता है। बस एक एक वर्ड है और हर साल क्वेश्चन आते हैं, फुल नंबर पा सकते हो अगर इतना बेसिक नॉलेज है तो। ठीक है, फिक्स इट इन योर माइंड। चलो भाई, टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन द सेल सरफेस टू टेक इन द फूड। अरे भाई, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये किसके पास है? अपने प्यारे पुच्चू अमीबा के पास। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, नकली पैर टाइप के स्ट्रक्चर, स्यूडोपोडिया, जिससे फूड का वो क्या होता है, सिर्फ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको फूड को सराउंड करके फूड वैक्यूल बना लेता है। याद है ना? ये कौन कर रहा है? अपना प्यारा अमीबा। कितना ही लल्लू क्वेश्चन था भाई, दिमाग नहीं लगाना है ना? इजी था ना? चलो, पिछले साल के क्वेश्चन हैं सारे। अच्छा, अगेन असर्शन रीजन, यूज ऑफ जूट बैग्स फॉर शॉपिंग रिड्यूसेस पॉल्यूशन। बिल्कुल यार, प्लास्टिक बैग की जगह तुम जूट बैग कैरी करो, बहुत बढ़िया है। क्यों क्यों बढ़िया? तो बढ़िया क्यों है? जरा सोच रहे हो भाई, मैम जूट बैग है, हम बार बार लेके जा सकते हैं। प्लास्टिक की थैली एक ही बार में उसका बिल्कुल कचुम्बर बन जाता है, फेंकनी पड़ती है। ऑल्सो रीयूजेबल है, प्लस बेटा जो आपकी प्लास्टिक होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सो नॉट गुड फॉर पोल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, तो यूज ऑफ जूट बैग्स रिड्यूसेस पोल्यूशन, ट्रू बात है बेटा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, जूट इज बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल, डिकम्पोज हो सकता है, एंड रीयूज हो सकता है, बिल्कुल ट्रू। तो बेटा क्या पहली स्टेटमेंट के बाद जब आप ड्यू टू लगा रहे हैं, बिकॉज लगा रहे हैं, क्या आपको सेकंड स्टेटमेंट मिल रही है? यस बेटा, जूट बैग शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है। हाँ, इसलिए तो भाई पॉल्यूशन को कम कर रहा है, क्योंकि उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए तो पॉल्यूशन को कम कर रहा है, बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा? यस, यू हैव गेस्ड इट राइट बेटा, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। दिमाग ज्यादा मत सोचो, बिल्कुल सही सोच रहे हो जो भी सोच रहे हो। ठीक है, चलो चले आगे। ये तो पता नहीं क्या हो गया, इतनी प्यास लगती है आस्था मैम को। यू ऑल्सो शुड बी हाइड्रेटेड बेटा, कीप योर वाटर बॉटल नियर यू, अपने पास रखें ताकि आप पानी पीते रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following has half the number of chromosome and half the amount of DNA as compared to non-reproductive body cells? wow बेटा, अगर मैं अपनी लेट्स स्किन के सेल्स देखूं और मेरे लिवर के सेल्स उठा के देखूं, तो उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 46। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ये, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, यानी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन बेटा वही जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे मैं बात करूं अपने मेल गैमीट की या फिर फीमेल गैमीट की, चाहे मैं बात करूं स्पर्म की या फिर मैं बात करूं एग की, हाउ मेनी क्रोमोसोम डू दे हैव? मैम सीधा हाफ होते हैं, सीधा हाफ होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स ईच, ताकि जब ये 20 23 फ्यूज करे तो 46 हो जाए, है ना?
तो बेटा और ये बनते कौन से प्रोसेस से? मियोसिस से बनते हैं, है ना। तो बेटा इनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? आधे। तो क्या सिर्फ मेल में? नहीं। क्या सिर्फ फीमेल में? नहीं। जाइगोट में तो बेटा सेम होते हैं, 46 होते हैं। नो, बिकॉज 23 + 23 46 हो जाएगा, सेम होते हैं बेटा। बोथ मेल एंड फीमेल दोनों, चाहे स्पर्म हो चाहे एग हो, दोनों में क्रोमोसोम आधे होते हैं, ताकि जब वो फ्यूज हो तो जाइगोट में 46 आ जाए, नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर सेम रहे, है ना। अगर पेरेंट्स के सेल्स में 46 है तो बच्चों के भी सेल्स में 46 ही जाने चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अगेन बेटा प्लीज ये जो लाइंस है आई रिक्वेस्ट कि इसको आप इग्नोर कर दीजिए। आई विल बी मेकिंग श्योर कि अगली बार ये लाइंस ना, आई डोंट नो, वैसे जब मैंने इसको बनाया था पीपीटी को देयर वर नो लाइंस। अब मैंने जब डाउनलोड किया तब भी नहीं दिख रही थी, जैसे मैंने इसको सिस्टम में डाला गलत हुआ ये मेरे साथ। इसका कोई सॉल्यूशन क्या है? ये देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। ट्रू बात बतानी है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट किसके बारे में? अगेन मैंने यही कहा था, ट्रू, फॉल्स, एक्सेप्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, इन वर्ड्स को तो अपने सामने ना बिल्कुल ऐसे पॉप कर लेना, बिल्कुल दिखा देना कि क्या बोल रहे हैं। एंड सेकंड वर्ड है लिम्फ। चलो यार सॉल्व करते हैं। lymph vessels carries lymph through the body and finally open into the large arteries। बेटा ऐसा नहीं होता है, देखो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हल्का सा लिम्फ का समझना। बेटा मान लो ये आर्टरी है, ठीक है, ये आपका कैपिलरीज होती है जो पूरा ब्रांचिंग कर देती है, एंड फिर अल्टीमेटली आपकी वेन आ जाती है। अब बेटा कैपिलरी की वॉल में कुछ पोर होते हैं जिससे कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड, जैसे कि बेटा प्लाज्मा, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स, जैसे कि कुछ सेल, जैसे कि WBC, वो सब कैपिलरी की वॉल से बाहर आ जाता है, टिश्यू में आ जाता है, तभी हम इसको टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ कहते हैं। अब हमें इसको वापस लौटाना है तो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है जो इस फ्लूइड को वापस वेन तक लौटाती है। तब यह लिखा है कि वो कलेक्ट कर रही है थ्रू द बॉडी एंड लार्जर आर्टरी में ओपन हो रही है, कब हुआ? वेन में होती है। पहली बात गलत है। लिम्फ कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, अभी मैंने बताया कुछ प्लाज्मा होगा, कुछ प्रोटीन होगा, कुछ ब्लड सेल होते हैं, बिल्कुल, लेकिन बेटा याद रखना आरबीसी नहीं होता, तभी लिम्फ का कलर रेड नहीं है। लिम्फ इज समवट आई वुड से कलरलेस कलर का है, कलरलेस कलर का है। बात सुनो मैम की, कलरलेस है बेटा, है ना, नो कलर एज सच, इट्स अ कलरलेस फ्लूइड क्योंकि इसके पास आरबीसी नहीं है, ठीक है। तो सेकंड बात एक्चुअली सही है, कुछ ब्लड सेल्स होंगे, सम नॉट ऑल ऑब्वियसली। लिम्फ कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड आरबीसी नहीं। रेड ब्लड सेल तो बेटा होता ही नहीं है, मैंने बताया कलरलेस है ये तो फ्लूइड। लिम्फ कैरीज लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स, बॉडी से कलेक्ट किया और लार्जर वेन में एंटर हो गया, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो सही कौन सा है? बी एंड डी, बी एंड डी कहां है? ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी एंड डी। क्लियर है? आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, घुमा फिरा के देते हैं। अब देखो लिम्फ में सीधा नहीं दिया है, व्हाट इज लिम्फ, पहले के जमाने में ऐसे क्वेश्चंस आते थे। अब क्या किया है इसको यार, इतना ट्विस्ट करके दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, अब सेलेक्ट करो, और एक भी सही नहीं है, 2 सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं, हो सकता है सिर्फ एक सही हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ठीक है। इफ यू नो द कंसेप्ट यू विल बी एबल टू डू इट। इन द फूड चेन गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, एनर्जी के टर्म्स में, अब यार आपको पता है अगर हम किसी भी फूड चेन की बात करें तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, तो आपको पता है कि ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी तो बेटा लॉस्ट हो जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे उतना ही सबसे आगे वाले ट्रॉफिक लेवल के पास कम एनर्जी होगी, है ना। सिर्फ 10% हुई, फिर और 10, फिर और 10, तो 90% तो हर ट्रॉफिक लेवल पे बेटा लूज होती जा रही है, 90% तो हर ट्रॉफिक लेवल पे लूज होती जा रही है। तो बेटा सबसे बढ़िया कौन सा होगा? जिसमें सबसे कम ट्रॉफिक लेवल होंगे, क्योंकि उधर एनर्जी बहुत कम लूज हो पाई है। जैसे बेटा प्लांट से बैन सिर्फ बेटा अच्छा सिर्फ 90% और सॉरी सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई, बट इसके बाद तो कोई है ही नहीं। लेट्स से प्लांट्स के पास थी 100, तो मैन के पास चलेगी 10, 10 बस। लेकिन अगर सिर्फ इस वाला केस है तो प्लांट्स के पास 100, डियर के पास 10, लायन के पास 1,
ऊपर वाले में 100 थी, ग्रास हॉपर के पास 10, फ्रॉग के पास 1 एंड स्नेक के पास 0.1। तो आप देख रहे हो एनर्जी के सेंस में सबसे बढ़िया कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ बच रही है, सब बढ़िया कौन सा है भाई, जितने कम ट्रैफिक लेवल उतना बढ़िया चीज। तो कम ट्रैफिक लेवल ऑप्शन नंबर सी में, तो आंसर होगा सी। अब आप कहोगे मैम आपने इतना जल्दी कैसे कर दिया, सिर्फ एक एक जीरो हटाते जाना, डिवाइडेड बाय 10, 10% का मतलब है एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटाओ, एक जीरो हटाओ, एक जीरो हटाओ, ठीक है, डिवाइड बाय 10 कर दो सिंपल सेंस में, ठीक है। तो अगर हम उस सेंस में बोलते हैं तो बेटा सबसे बढ़िया सीन किस में है, सबसे बढ़िया सीन है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। अग्री और नॉट, मानते हैं कि नहीं मानते हैं भाई, आ रहा है कि नहीं समझ, क्लियर है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज मल्टीपल फिजन। बेटा अगेन जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चाहे फिजन है, चाहे बडिंग है, उनके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे स्पोर फॉर्मेशन है। अब बेटा मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। ये तो पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, नहीं पता है तो अब आपके दिमाग में फिक्स हो गया है। मल्टीपल फिजन कौन करता है, प्लाज्मोडियम, जो कि कौन सी बीमारी कॉज करता है, मलेरिया। ये बीमारी भी याद करना जरूरी है, हो सकता है ऑप्शन में ना कुछ और दे दे, लिख दे मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम नहीं लिखा है, फिर तुम क्या टिक करोगे, मलेरिया पैरासाइट। सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ओके, अगेन बेटा 4-5 ये ना इनका स्टाइल हो गया बेटा, चाहे 2025 हो 24 हो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखना बेटा, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें करेक्ट बतानी है, देखो करेक्ट चूज करनी है। चलो आओ देखते हैं। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। बेटा मदर तो बेचारी सिर्फ एक्स ही दे सकती है, वो कैसे डिटरमाइन करेगी। फादर का है कि भाई वो एक्स दे देगा तो गर्ल हो जाएगा, वाई दे देगा तो बॉय हो जाएगा। तो क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, नॉट द क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। मदर का कोई लेना देना नहीं है भाई इससे, ठीक है। तो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर, बिल्कुल सही बात है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। नहीं भाई, 50-50% होता है, जितना मेल हो सकता है उतना फीमेल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेल ज्यादा हो सकता है फीमेल ज्यादा, नो, 50-50 होता है, गलत बात है ये। Sex of the child is determined at the time of fertilization when male and female gametes fuse to form a zygote। बिल्कुल यार, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा मेल से आपका स्पर्म फ्यूज हो रहा है एग पे, वो डिटरमाइन करेगा। लेट्स से अगर फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर एक्स वाला स्पर्म फ्यूज करता है एग के साथ, तो ऑब्वियसली इट विल बी एक्स एंड इट विल बी गर्ल। लेकिन फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर वाई वाला स्पर्म फ्यूज करता है एक्स वाले एग के साथ, सो इट विल बी एक्स एंड वाई एंड इट विल बी बॉय। तो इट डिपेंड्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। तो ये एक तरीके से बात सही है। तो फर्स्ट एंड नहीं, सेकंड एंड फोर्थ सही है। सेकंड एंड फोर्थ कहां है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। आई होप इट मेड सेंस टू यू, क्लियर है। चल रही हूं आगे, चलो। अगेन वन मोर assertion reason question, accumulation of harmful chemicals is maximum in the organism at the highest trophic level। बिल्कुल। तो बेटा जैसे जैसे लेट्स से एक्वाटिक प्लांट है, फिर बेटा एक्वाटिक प्लांट को खा गया एक्वाटिक इंसेक्ट, एक्वाटिक इंसेक्ट को खा गया बेटा लेट्स से कोई फिश खा गई, और लेट्स से उस मच्छी को पका के तुम खा गए इंसान, ह्यूमन। तो बेटा आपको पता है जो हार्मफुल पेस्टिसाइड होते हैं जैसे कि डीडीटी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का अमाउंट जैसे जैसे आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पे जाएंगे इन अ फूड चेन बढ़ता है। लेट्स से पौधे के पास है 2, तो इंसेक्ट के पास होगा 50, फिश के पास होगा लेट्स से 1000, ह्यूमंस के पास होगा लेट्स से 5000। तो जैसे जैसे आप एक ट्रॉफिक लेवल के बाद आगे बढ़ रहे हैं ना फूड चेन, तो अमाउंट ऑफ दीज हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, जो सबसे टॉप में होगा, लेट्स से ह्यूमन है या कोई मछली को कोई चिड़िया खा गई है, बर्ड है तो बर्ड में, तो सबसे ज्यादा उसमें होगा जो सबसे एंड में है। So accumulation of harmful chemical is maximum in the organism at the highest trophic level of a food chain। तो बिल्कुल सही बात है, accumulate होगा और maximum किस में होगा, जो highest trophic level पे है। नेक्स्ट क्या है, harmful chemicals are sprayed on the crops to protect them। बिल्कुल हाँ, अब ये पेस्टिसाइड बेटा
कह रहे हैं कि भाई आपकी जो क्रॉप्स होती हैं, ये क्रॉप्स है, इन पे कौन होता है? पेस्ट। पेस्ट बोले तो बेटा इंसेक्ट जो डैमेज कर सकता है क्रॉप को। इस पेस्ट को मारने के लिए आपका जो फार्मर है वो क्या करता है? इस पे पेस्टिसाइड स्प्रे करता है। तो वही लिखा है हार्मफुल केमिकल यानी कि पेस्टिसाइड्स आर स्प्रे ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। तो ये बात सही है, ट्रू। बट बेटा क्या आप पहली स्टेटमेंट के बाद बिकॉज लगा रहे हैं और सेकंड स्टेटमेंट मिल रही है? देखते हैं भाई, मैक्सिमम ह्यूमंस में है, ह्यूमंस में मैक्स है, पहली स्टेटमेंट है, और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है बिकॉज हार्मफुल केमिकल आप स्प्रे कर रहे हैं इसलिए। इसलिए इसमें मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि तुमने हार्मफुल केमिकल स्प्रे करे। यस, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये बायो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है, आई अग्री। बट क्या पहली स्टेटमेंट का रीजन तुम्हें सेकंड में मिले? क्यों भाई, क्यों ह्यूमंस में मैक्सिमम है? क्या इसका रीजन सेकंड स्टेटमेंट? क्योंकि तुमने स्प्रे कर दिया बस इसलिए मैक्सिमम है? नहीं भाई, नो, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। यानी नहीं, स्टेटमेंट सही है, फॉल्स यानी रीजन नहीं मिल रहा है, रीजन इज फॉल्स। तो हम आंसर देंगे बी। डी क्यों दे रहे हैं? दोनों स्टेटमेंट सही है, ऐसा नहीं है स्टेटमेंट कोई भी गलत है, स्टेटमेंट दोनों सही है। बट क्या तुम्हें पहली स्टेटमेंट के बाद सो, बिकॉज, ड्यू टू लगा रहे हो क्या? तो सेकंड स्टेटमेंट आ रही है, लगाओ बिकॉज, लगाओ ड्यू टू, आ रही है सेकंड स्टेटमेंट? नहीं आ रही ना, तो क्या देंगे? बी। तो रीजन जस्टिफाइबल नहीं है इसलिए हम बी दे रहे हैं। अगर रीजन होता जस्टिफाइड तो हम ए दे देते। ठीक है यार, क्लियर है? ये तो अपना ब्रायोफाइलम में अभी देखा था हमने। कौन सा पौधा? ब्रायोफाइलम। देखो 2024 में इसको इमेज देके क्वेश्चन पूछ लिया, 2025 में उसको अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। आप देख रहे हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऐसे उसको घोलो, ऐसे पी जाओ, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से तो 1 मार्कर कर रहे हैं, आप देखेंगे अभी 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर। बेटा कोई ना कोई मार्कर में क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। आएगा आएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एडवांटेज पे पूछ लेते हैं, डिसएडवांटेज पे पूछ लेते हैं, कौन से टाइप्स का है उस पे पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं ठीक है। इन ह्यूमन respiratory system when a person breathes in the position of ribs and diaphragm will be, अरे भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब आप सांस ले रहे हो ना, इनहेल, जो सोचो अपने हाथ रख के देख लो, थोड़ी चीटिंग कर लेना, लंबी सांस लो, जस्ट इमेजिन करो, तो ये रिब्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होता है याद रखना बेटा, इंस्पिरेशन के वक्त यानी इनहलेशन के वक्त रिब्स थोड़ा बाहर की तरफ मूव करते हैं, रिब्स मूव आउटवर्ड, और जो ये आपका डायफ्राम होता है ना, जैसे डोम शेप का होता है, जो डोम शेप का डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, इट बिकम्स फ्लैटेंड, नीचे की तरफ चला जाता है, देयरफॉर वॉल्यूम आपकी चेस्ट कैविटी की बढ़ जाती है इंस्पिरेशन के दौरान, वॉल्यूम बढ़ गई, डायफ्राम नीचे यानी कि फ्लैट, रिब्स बाहर की तरफ। हाँ, कहाँ है? लिफ्टेड रिब्स, ओके, डोम शेप डायफ्राम, डोम से बेटा कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। लिफ्टेड रिब्स, लिव्स रिप्ड, रिब्स लिफ्ट करेंगे, बाहर की तरफ आएंगे, बात सही है, एंड जो डायफ्राम है वो फ्लैट होगा, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर बी। क्या क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? एक्सपीरेशन के दौरान उल्टा हो जाएगा, वापस से डोम और रिब्स अंदर की तरफ। ठीक है, समझ आ रहा है ना यार कॉन्सेप्ट आपको? चलिए इसका आंसर सोचो, इतने आस्था मैम पियेंगी पानी। ठीक है, आस्था मैम को आई डोंट नो व्हाई बेटा, सर्दियां हो रही है दिल्ली में, इतनी गर्मी नहीं है, बट आई एम फीलिंग स्वेटी, मेरे को बहुत पसीने आ रहे, गर्मी लग रही है एकदम से, क्या हो गया है, प्यास लग रही है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो रही हो, समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज बैक टू द क्वेश्चन, हमें यार ट्रू, अगेन मैंने तुम्हें क्या बताया, इन खतरनाक वर्डों को ना सीधा हाईलाइट कर लो। ठीक है, चलो, राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड, ओके ओके ओके। अब बेटा तुम्हें ना इसके लिए पूरी ना डबल सर्कुलेशन आनी चाहिए। डबल सर्कुलेशन अगेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल हर साल उससे क्वेश्चन बनते हैं। डबल सर्कुलेशन को घोट के पी जाओ अगर अभी तक नहीं पिया है तो। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें रिवाइज करवा देती हूँ डबल सर्कुलेशन, ताकि तुम्हारे दिमाग में ना फिक्स रहे। ठीक है, तो बेटा ये आपका हार्ट है, 4 चेंबर का,
ये लंग्स है, ये हमारा बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो अब बेटा ये हार्ट का राइट वाला साइड है, लेकिन हम इसको हमेशा उल्टा लिखते हैं, राइट एज इफ तुम किसी पे सर्जरी कर रहे हो, तो अगर तुम्हें राइट लिखना है तो उसको लेफ्ट लिख दो, तो ये लेफ्ट है और ये वाली साइड राइट है। ऊपर वाले चेंबर्स को हम एट्रियम कहते हैं, नीचे वालों को वेंट्रिकल, ऊपर वालों को एट्रियम, नीचे वालों को वेंट्रिकल। तो ये चार आपके चेंबर्स बन गए ह्यूमन हार्ट के। अब ब्लड फ्लो कैसे होता है, हाउ द ब्लड फ्लो टेक्स प्लेस? तो सिंपल सी बात है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से कहां आता है, राइट एट्रियम में। कौन लेके आता है, वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, ओनली आर्टरी कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है आर्टरी। लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करेगा और लंग्स से जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजन रिच होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन, ओनली वेन कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन है ये। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स को चला जाएगा। बेटा एक बेसिक सा तुमको आइडिया दे दिया है ताकि तुम ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ पाओ और इसका आंसर कर पाओ, ठीक है। राइट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। क्या राइट एट्रियम के पास कहीं पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, नहीं। पहली बात तो राइट साइड में कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता ही नहीं। आप देखिए राइट साइड में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड, कहीं ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही। तो बेटा राइट में तो कभी ऑक्सीजनेटेड हो ही नहीं सकता, ये बात यही काटा। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। देखना लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, विच सेंड इट टू द वेरियस बॉडी पार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी पार्ट्स को तो दे रही है, बिल्कुल सही बात है, तो ये बात सही है, करेक्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा। वेना कावा क्या राइट एट्रियम ब्लड ले रही है और कैसा ब्लड है वो, डीऑक्सीजनेटेड है, सही बात है। फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी, बॉडी पार्ट से वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके राइट एट्रियम को देती है, सही बात है। नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एओर्टा which send it to different parts of the body। बेटा लेफ्ट एट्रियम एओर्टा को नहीं देता, लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा को देता है। लेफ्ट एट्रियम तो लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है, तो ये बात भी गलत है। बी एंड सी इज राइट, बी सी इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आई होप इस डबल सर्कुलेशन की हेल्प से आप कर पाए। डबल सर्कुलेशन 2 से 3 नंबर में, 1 मार्कर में या फिर असर्शन रीजन में भी पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रही हूँ उसको प्लीज अलग से लिखते जाना अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो, a cross made between two pea plant produces 50% tall and 50% short। अब हमको पेरेंट का बताना है। बेटा हमको क्या किया है, हमको बच्चे दे दिए हैं और हमको पेरेंट्स का पूछा है। अच्छा 4 ऑप्शन है बेटा। पहला तो तुम्हें F1 इंटू F1 दिख रहा है, कैपिटल टी और छोटे टी को जब तुम क्रॉस करते तो 3:1 आता है। 3 टॉल यानी कि 75% टॉल एंड 25% ड्वार्फ। याद है कि नहीं? नहीं याद है तो एक रिकैप दे दूं। देखो जब इसको तुम क्रॉस करते हो तो क्या बनता है बेटा, ये 2 टाइप के गैमीट्स बनते हैं, ये 2 टाइप के गैमीट्स बनते हैं। और आप क्या करते हो जब इनका क्रॉस करेंगे, लेट्स से यहाँ आपने पुनेट स्क्वायर में एक टाइप ऑफ गैमीट लिखे, दूसरे में आपने दूसरे टाइप ऑफ गैमीट लिखे, और कॉम्बिनेशन को जब तुम लिखते हो तो आपके पास क्या आता है, ये तीनों आ रहे हैं आपको टॉल, 3 आ रहे हैं टॉल और 1 आ रहा है ड्वार्फ। बेटा 3 टॉल आउट ऑफ 4, 3/4 इंटू 100 करोगे तो क्या आता है, 75% आएगा कि नहीं, और ये आएगा 25%। 1/4 इंटू 100 तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं हो सकता है, तो मोनोहाइब्रिड है, तो हो ही नहीं सकता। सेकंड देखना बेटा, सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, बी ऑप्शन करके बता रही हूँ यहाँ पे, शॉर्ट में ना सारा कर देते हैं जल्दी से। तो बी आपको ये दिया हुआ है बेटा। अगेन इसका क्या गैमीट्स बनेगा, आपको याद रखना है। गैमीट्स बनाते हुए बेटा हेरिडिटी मैंने बहुत तमीज से बहुत प्यार से 1 शॉट में पढ़ाया है, इसमें कोई भी दिक्कत है वो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आई कैन गारंटी। देखना आउट ऑफ द पेयर गैमीट्स में हमेशा एक ही जाता है, आउट ऑफ द पेयर सिर्फ एक जाएगा, यानी सिर्फ कैपिटल टी। इसमें आउट ऑफ द पेयर सिर्फ एक जाएगा, या तो कैपिटल टी या तो छोटा टी। अब यार क्या हम
यहाँ पे बायसनेस होने देंगे, अच्छा तू कैपिटल टी चला जा, अच्छा तू छोटा टी चले जा, दोनों साथ में नहीं जाएंगे, पेयर को जुदा करना है। बट कौन से को लेके जाए बेटा, दोनों 50% ये 50% ये, किसी के भी साथ हम बायसनेस नहीं करेंगे, दोनों टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी भी छोटा टी भी। ठीक है, अब क्या हो सकता है, या तो ये वाला इसके साथ फ्यूज कर जाएगा तो होगा कैपिटल टी, तो ये वाला इसके साथ फ्यूज कर जाएगा तो क्या होगा कैपिटल टी छोटा टी। बेटा ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, ये तो 100% टॉल आ गया आपका, ये तो पूछा ही नहीं था पेपर में, पूछा क्या है। चलो सी ऑप्शन देखते हैं, सारी मेहनत करवाएगा ये हमसे क्वेश्चन। यहां दिया हुआ है कैपिटल टी छोटा टी एंड छोटा टी। अगेन बेटा आउट ऑफ द पेयर सिर्फ एक जाएगा, या तो कैपिटल टी या तो छोटा टी, लेकिन बेटा हम किसी के साथ बायसनेस नहीं करेंगे तो दोनों जाएंगे। आउट ऑफ द पेयर बेटा सेम है ये तो कोई भी चला जाए, एक ही बात है, यहाँ पे तो है ही छोटा टी और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और क्या हो सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन पेयर नहीं जाएगा, पेयर में से एक जाएगा गैमीट्स में। फिर बेटा गैमीट्स फ्यूज करते हैं, तो अगर कैपिटल टी छोटे टी के साथ फ्यूज करेगा तो ये हो जाएगा, छोटा टी छोटे टी के साथ फ्यूज करेगा तो ये हो जाएगा। ये बेटा टॉल है, ये बेटा ड्वार्फ है, हाँ 50-50 हो गया बेटा, ये 1:1 है ना, 50-50% हो गया, यही तो हमारा आंसर है। आधे ये बन रहे हैं, आधे ये बन रहे हैं, यही पूछा जा रहा था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्यों है ऑप्शन नंबर सी, आपने जल्दी जल्दी से सॉल्व करके देख लिया और आपको आंसर आ गया। अब यार आप कह रहे हो मैम आपने तो इतनी जल्दी कर लिया, क्या हम कर पाएंगे, बिल्कुल। अगर आपको हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट आता है, बेसिक आइडिया है ना, आप ये पक्का कर पाएंगे। देखिए मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, सेक्स डिटर्मिनेशन, 3 ही टॉपिक है हेरिडिटी में, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे मोनोहाइब्रिड से चाहे डाई हाइब्रिड से और एक सेक्स डिटर्मिनेशन से, क्वेश्चन तो बनना ही है। तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस प्लीज, ठीक है। चलो, ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, भाई सही बात है, ह्यूमन फीमेल के पास एक्स और एक्स होता है, ट्रू बात है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन फीमेल डिसाइड द सेक्स, बिल्कुल, जो क्रोमोसोम फादर से आ रहा है उससे सेक्स पता लगता है, अगर फादर से एक्स आ रहा है तो गर्ल, वाई आ रहा है तो बॉय, सही बात है। अब बेटा सवाल है ए होगा कि बी होगा, ए और बी में से कोई एक तो है, लेकिन कौन सा देखते हैं। अब बेटा पहले के बाद तुम बिकॉज या ड्यू टू लगाओ, क्या सेकंड मिल रहा है, ह्यूमन फीमेल के पास XX क्रोमोसोम क्यों होते हैं, बिकॉज फादर से डिटरमाइन करता है सेक्स है, दोनों बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक हैं, दोनों लाइनें सेक्स डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट में हैं, बट क्या फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद बिकॉज लगा के, ड्यू टू लगा के सेकंड स्टेटमेंट आ रही है क्या, नहीं आ रही। क्यों फीमेल के पास एक्सेस है, क्योंकि फादर कंट्रीब्यूट है, व्हाट, नो, ऑप्शन नंबर बी बेटा, बी, कोई आपको बिकॉज ड्यू टू नहीं लग पा रहा है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट करेक्ट। अच्छा पूछ रहे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट, ये बेटा यही मैं कह रही थी, ये जो नॉट करेक्ट आ जाता है, इनकरेक्ट आ जाता है, इसको ना वहीं हाईलाइट कर लो कि तुझसे ना मैं अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना दूंगा। आओ बेटा अब देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फूड दे ईट, बिल्कुल सही बात है यार, हर्बीवोर की लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है क्योंकि सेल्यूलोज खाते हैं, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। जो मीट होता है, जो कार्निवोर्स होते हैं, टाइगर होते हैं, वो मीट खाते हैं, मीट इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, उनकी छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन है, सही बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन, बिल्कुल बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी पूरी हो जाती है और एब्जॉर्प्शन का भी साइट है ये, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लिवर एंड पैंक्रियास से सामान आता है, बिल्कुल यार, लिवर से बाइल जूस आ जाता है एंड पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस होता है, बिल्कुल सही बात है। आंसर तो डी होना चाहिए, पर डी को पढ़ते हैं क्यों होना चाहिए। villi of the small intestine absorb water from the unabsorbed food before it gets removed from the body by the anus। ये बेटा एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, लार्ज होना चाहिए बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनल वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, जो भी देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, तो बेटा जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया फूड उसको हम भेज देंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, बचा कुचा पानी उससे इस्तेमाल करेगा और फिर उसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक देगा। तो बेटा ये तो सारी खूबी इन्होंने
एनएस की स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन की बताई हुई है, ना कि स्मॉल की। ये तो गलत बात है, हमसे स्मॉल के बारे में पूछा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। टफ नहीं था यार, टफ नहीं था, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया विच ऑफ द साइट इज द कंप्लीट, विच ऑफ द साइट, इन विच ऑफ द साइट कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ट्रिकी है, आप देख रहे हैं, लेकिन आप कर पाएंगे, आई हैव फेथ इन यू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जितना मार्क कर सकते हो कर लो। टॉपिक क्या है क्वेश्चन का? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स, है ना। होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, एक ना एक क्वेश्चन फंसता है, प्लीज उनके टाइप्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी, बेटा आउटसाइड देखो, हमारे अंदर तो इनसाइड द बॉडी होता है डाइजेशन, लेकिन अगर मैं बात करूं फंगस में, वो बॉडी के बाहर थोड़ा फूड ही करते हैं, डाइजेशन करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। तो आंसर क्या होगा? फंगस, जो कि एक राइजोपस है। फंगस में होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो, द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीन, जीन की कौन सी डेफिनेशन सही है? In individuals of a given species, a specific gene is located on a particular chromosome. बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर ये क्रोमोसोम है ना, जीन की एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, जैसे तुम्हारे घर की एक लोकेशन है कि भाई तुम अगर एक गली में एंटर करोगे, उसके अंत में राइट साइड पे मेरा घर है, लोकेशन है, उस तरीके से जीन के भी एक फिक्स लोकेशन होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, वही हमारा आंसर होगी। नेक्स्ट क्या है? जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। भाई जीन से तो प्रोटीन बनता है, नॉट कैसे हो गया? नॉट नहीं होना चाहिए, गलत है। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन, बेटा जैसे एक बुक में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, वैसे एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं, सिर्फ एक नहीं। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन, रॉन्ग। ऑल द इनहेरिटेड ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय, बेटा आपके अगर काले बाल हैं, आपकी काली आंखें, ऐश्वर्या राय की नीली आंखें हैं, वो किसकी वजह से? जीन की वजह से। अब यहाँ पे लिखा है नॉट, नॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चल भाई, हाँ अगेन बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड क्वेश्चन मस्ट है। एक और एग्जांपल है ये। In the following diagram, identify the cells through which massive amount of gases exchange. बेटा गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है पौधों में? स्टोमेटा के थ्रू, गार्ड सेल्स के थ्रू। गार्ड सेल जब ओपन होते हैं तो जब गार्ड सेल स्वेल होते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और स्टोमेटा उस ओपनिंग के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होता है, उसी के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे आंसर? भाई ऑप्शन नंबर 4, यही वाला ओपनिंग दिख रही है, इससे ही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी which is fourth। क्लियर है? चलो ओके, बोला है एन एक्स बेयरिंग स्पर्म, एक बेटा स्पर्म है जिसके पास एक्स है और वो एग के साथ फ्यूज कर रहा है। बेटा एग के पास तो एक्स ही होता है बाय डिफॉल्ट, उसके पास कोई और क्रोमोसोम होता नहीं है। स्पर्म एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, बट यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तुम्हें। तो बेटा जाइगोट के पास क्या कॉम्बिनेशन होगी? तो जाइगोट के पास क्या होगी? एक्स एंड एक्स। अब बेटा टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं एक जाइगोट में? मैम 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं। ये कितने क्रोमोसोम बनाए हैं तुमने? 2। इन क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। बाकी के बचे हुए 44 क्रोमोसोम क्या होते हैं? उनको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। तो 44 ऑटोसोम्स होंगे प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हम एक्स एक्स या एक्स वाई क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्योंकि रोल सेक्स क्रोमोसोम्स का ही है, इसलिए हम सेक्स क्रोमोसोम को ही लिखते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट होंगे ही, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, 44 ऑटोसोम्स होंगे ही, ये तो बाय डिफॉल्ट है ही। डिफरेंस आता है एक्स एक्स और एक्स वाई में। तो बेटा आंसर क्या होगा? एक्स एक्स होना चाहिए, नॉट एक्स वाई, नॉट एक्स वाई, ठीक है। आंसर होना चाहिए ए या बी। अब बेटा ए या सी, सॉरी सी तो कह रहा है टोटल कितने क्रोमोसोम है, तो कौन सी कैलकुलेशन कर दी है ना? टोटल कितने होते हैं? 46, 44 प्लस 2 46, 22 प्लस 2 के कितना होगा? 24। ये कौन सी कैलकुलेशन है? गड़बड़। आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, है ना।
ए क्यों? क्योंकि जाइगोट है तो 46 क्रोमोसोम हो गए, है ना बेटा। 20, अब आप कहोगे मैम अगर स्पर्म के बारे में पूछा होता तो बेटा एक तो सेक्स क्रोमोसोम हो गया। टोटल कितने होते हैं स्पर्म के पास? 23, एग के पास 23। 23 कैसे आएंगे? एक तो बेटा सेक्स क्रोमोसोम हो गया, बाकी के 22 ऑटोजोम्स। वैसे यहाँ पे 22 ऑटोजोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स, तो 22 प्लस 22 44 ऑटोजोम हो गए, एक्स एंड एक्स एक्स एक्स। समझ आया कि नहीं? इसको थोड़ा मैं क्लीन लिखती हूँ ताकि तुम्हें ना, एक सेकंड बेटा, इसको मैं बता रही हूँ, आई नो हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए। सुनो, ये स्पर्म है, ये एग है ना। स्पर्म के पास टोटल कितने होने चाहिए? 23। एग के पास कितने होने चाहिए? 23। अब बेटा 23 में तुमको एक बता दिया, एक तो एक्स है, ठीक है, और एग के पास तो होता ही एक्स है। बाकी के 22 कौन से होंगे? ऑटोजोम। 22 ऑटोजोम्स होंगे प्लस एक एक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोजोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम। जब ये दोनों बेटा फ्यूज करेंगे तो क्या होगा? ये 22, ये 22, टोटल कितने हो गए? 44 ऑटोजोम्स प्लस एक्स एंड एक्स, एक्स एंड एक्स की वजह से वो गर्ल हो जाएगा। तो आंसर समझ आया क्यों है 44 प्लस एक्स। 44 का मतलब क्या है? 44 ऑटोजोम्स है, जो चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो कॉमन होते हैं, एंड बाकी वो एक्स एक्स होगा। क्लियर है ना? 46 क्रोमोसोम करना है तुम्हें टोटल। कैसे हुए 46? वो क्लियर है ना? जाइगोट 46 क्रोमोसोम्स। आई होप आई हैव मेड सेंस टू यू ऑल। चलो, स्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ। अब यार देखिए, जब भी आपके फूड की मूवमेंट हो रही है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, कंट्रोल मूवमेंट है। ऐसा नहीं है स्टमक का जब मन करा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, या फिर ऐसा तो नहीं होता बेटा 24 आवर्स आपकी बॉडी के एनएस से फीसेस निकलता रहता है, वेस्ट निकलता रहता है। नहीं, कंट्रोल्ड वे में निकलता है ना। वो कौन कंट्रोल करता है? स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है तो फीसेस अंदर ही है। अगर स्फिंक्टर मसल ऐसे रिलैक्स हो गए तो सारा का सारा वो जो वेस्ट है वो बाहर आ जाएगा। तो ये कौन कंट्रोल करता है? कुछ स्पेसिफिक मसल होती हैं, और वो मसल्स कहाँ होती है बेटा? स्टमक में एंड एनएस की ओपनिंग में होती है। स्टमक एंड एनएस के एग्जिट में पाई जाती है कि भाई ये जो हमारा एनएस है इसके यहीं पे होंगी। अगर ये मसल्स रिलैक्स हो गई तो बेटा इस एनएस से वेस्ट बाहर आ जाएगा। एंड सेम बेटा जैसे स्टमक की आपकी एग्जिट हो रही होती है वहां पे भी आपको कौन मिलेगा? स्फिंक्टर मसल्स मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये एक ना पिद्दू सी लाइन है एनसीईआरटी की। अ शॉर्ट लाइन इट इज रिटन, स्फिंक्टर मसल्स यहाँ और यहाँ पाई जाती है जो कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ द फूड। एंड इस पे से क्वेश्चन दे दिया है। कैन यू इमेजिन? हर लाइन एनसीईआरटी की इतनी इंपॉर्टेंट है। चलो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो बेटा आपका वाटरमेलन एंड पपाया तो फिक्स होना चाहिए, है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर आपका हिबिस्कस एंड मस्टर्ड तो फिक्स हो जाना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? वाटरमेलन एंड पपाया, WP, वाटरमेलन एंड पपाया, ऑप्शन नंबर डी। ओए ठीक है, यूनिसेक्सुअल। चलो, दैट्स इट। आज के लिए बेटा सारे 1 मार्कर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पिछले 3-4 सालों के मैंने कवर करने की कोशिश करी है। स्टिल आपको कोई डाउट है कि 1 मार्कर को कैसे करना है, आप प्लीज बताइए। मैं और सीरीज लाऊंगी जिसमें आपको मैं 2 मार्कर 5 मार्कर के भी क्वेश्चंस को लिखने का तरीका बताऊंगी। सो आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइज एंड शाइन एवरीवन, बाय बाय।